तो गाइस कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस आप लोगों को याद होगा कि लास्ट वाली वीडियो में हमने CSS के बारे में बात की थी कि हमारे पास वो कौन से 3 तरीके हैं कि जिनके ज़रिए हम अपने CSS को यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास पहली थी इनलाइन CSS, दूसरी थी हमारे पास इंटरनल और तीसरी थी हमारे पास एक्सटर्नल। तो असल में ये बताने का मकसद ये था कि अब हम आगे जो यूज़ करेंगे वो अब हम इंटरनल यूज़ करने वाले हैं CSS, बिकॉज आगे जाके हमारे पास अब कुछ काम ज़्यादा होगा, तो उसके लिए इनलाइन CSS यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो इट विल बी मच बेटर कि हम इंटरनल CSS को यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सटर्नल को यूज़ करें तो आप एक्सटर्नल CSS को भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। तो आज के हम टॉपिक पे आते हैं, उससे पहले ये जो हमारी CSS की फ़ाइल थी इसको हम क्लोज़ कर देते हैं और इधर हम नई फ़ाइल क्रिएट करते हैं। चूँकि आज हमारे पास tut 10 है तो उस हिसाब से इधर हम लिखते हैं tut10.html और एंटर करते हैं और ये नई वाली फ़ाइल को क्लोज़ कर देते हैं और इस चीज़ को कर देते हैं साइड पे और बॉयलर प्लेट को क्रिएट कर लेते हैं। तो गाइस देखिए हमारे पास हमारी बॉयलर प्लेट क्रिएट हो चुकी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है कि आखिर हम किस तरह बैकग्राउंड इमेजेस को लगा सकते हैं। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने इमेजेस के बारे में बात कर ली थी कि आखिर हम किस तरह इमेजेस को ऐड करते हैं और हमने इसके बारे में प्रैक्टिस भी की थी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम बैकग्राउंड इमेजेस को कैसे लगा सकते हैं। मतलब कि ये जो हमारे पास मिसाल के तौर पे अगर हम पैराग्राफ लिखते हैं तो उस पैराग्राफ की अगर आप बैकग्राउंड पे कुछ लगाना चाह रहे हैं, इमेजेस लगाना चाह रहे हैं, या आपके पास कोई हेडिंग है उसके बैकग्राउंड पे आप लगाना चाह रहे हैं कोई इमेज, तो वो आप कैसे लगाएंगे और उसकी सेटिंग कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ यूँ करते हैं कि यहाँ हम एक हेडिंग ले लेते हैं H1 और यहाँ मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। इसके नीचे मैं एक लेता हूँ पैराग्राफ और पैराग्राफ में मैं करता हूँ lorem 1000 कर लेते हैं। 1000 लाइनों का हमारे पास ये कोड आ चुका है। अब ये देखें ये एक सिंगल लाइन में है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास एक स्मार्ट स्क्रीन है, मतलब कि जो मेरे पास स्क्रीन है इस पे ही ये पैराग्राफ शो हो। तो उसके लिए आपने कुछ यूँ करना है, Alt+Z प्रेस करेंगे। देखिए आपको नीचे शो हुआ था, Alt+Z करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह शो होगा कि आपको राइट साइड पे ये पैराग्राफ नहीं निकलेगा, बल्कि जो आपके पास आपके सामने स्क्रीन नज़र आती है आपको सारा कुछ वहीं नज़र आएगा। तो आज ये भी आपने एक यूनिक चीज़ सीख ली है। तो अगर आप इसको दोबारा Alt+Z करेंगे तो देखें ये राइट साइड पे सारा आपका पैराग्राफ निकल के चला जाएगा और ये आगे स्ट्रेट एक ही लाइन में चला जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि एक ही आपको स्क्रीन पे नज़र आए तो आपने प्रेस करना है Alt+Z। आपको नीचे नज़र भी आ रहा है, जो मैंने स्क्रीन मोड स्टार्ट किया हुआ है उसमें आपको जो कुछ मैं टाइप करता हूँ आपको नीचे वो नज़र आता है। तो इसका एक बेनिफिट ये है। अब हम कुछ यूँ करते हैं कि गो लाइव पे क्लिक करते हैं। तो गाइस देखिए हमारे पास हमारा वेब पेज ओपन हो चुका है और ये हमारे पास हमारी हेडिंग है, जो हमने पहले हेडिंग लिखी है बैकग्राउंड इमेज, और ये नीचे हमारे पास है 1000 वर्ड्स का हमारा पैराग्राफ, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा पैराग्राफ है इसके पीछे मैं इमेज लगाना चाह रहा हूँ, तो वो हम कैसे करेंगे अब वो हम देख लेते हैं। आपके पास ऑप्शन है कि आप इनलाइन CSS यूज़ करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं, इंटरनल करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, एक्सटर्नल करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको ये तीनों चीज़ें सिखा दी थी ताकि आपका जो दिल करे आप वो कर सकते हैं। क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि हम एक्सटर्नल ना ही करें, बिकॉज उसके लिए हमें बार बार अपने दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा, तो आप हो सकते थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि हम इंटरनल CSS को यूज़ करते हैं। तो इंटरनल को यूज़ करने के लिए हम इधर लिखते हैं सबसे पहले स्टाइल, यहाँ स्टाइल लिखते हैं और ये हमारे पास एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा। इसमें अब मैं स्टाइलिंग करना चाह रहा हूँ अपने पैराग्राफ को, तो आपने P लिखना है और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगा देनी है। अब इसमें हम सारी CSS मतलब अपनी सारी स्टाइलिंग करेंगे पैराग्राफ के हवाले से। तो हम अभी लगाना चाह रहे हैं बैकग्राउंड इमेज, तो हम यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज। देखें आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में यहाँ नज़र भी आ रहा है। असल में VS कोड का फ़ायदा यही है कि आपके पास ये सब आपको ऑप्शंस दे दी जाती है, फ्लेक्सिबल है। आप अगर VS कोड की जगह चाहें तो दूसरे आपके पास भी प्लेटफॉर्म हैं जिन पे आप अपनी कोडिंग कर सकते हैं, बट VS कोड का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, तो आप इजीली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारा आज का जो काम है बैकग्राउंड इमेज के साथ है, तो हम एंटर करते हैं बैकग्राउंड इमेज पे। अब यहाँ पे आपने लिखना है URL। देखिए आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू में फिर आ रहा है, आपने एंटर करना है। अब यहाँ पे आपने URL देना है। आपने URL कैसे देना है, आपने जस्ट
कंट्रोल प्लस स्पेस दबाना है, ठीक है। कंट्रोल प्लस स्पेस जैसे ही आपने दबाया तो आपके पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ चुके हैं, आपके पास जो पिक्चर्स मौजूद हैं वो आ चुकी हैं। आपको याद होगा हमने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है इमेजेस के नाम से, उसमें हमारे पास 2 तस्वीरें हमने रखी हुई हैं। एक नाइकी की रखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमने जो फ़ोल्डर बनाया हुआ है ना, एक नाइकी की तस्वीर रखी हुई है, एक यूट्यूब का लोगो रखा हुआ है, आपको याद होगा हमने पहले यूज़ किया था। तो उसके हवाले से इधर अगर हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस तो हमारे पास ये आ जाती हैं। तो हम कुछ यूँ करते हैं कि चलें नाइकी की तस्वीर ले लेते हैं। जस्ट आपने क्लिक करना है तो आपका URL यहाँ खुद ही पेस्ट हो जाएगा, ठीक है, और आपने कुछ नहीं करना। अब हमने यहाँ पे ऑटो सेव ऑन किया होगा, उम्मीद करता हूँ आपने भी किया होगा। तो हम जाके वेबसाइट पे देखते हैं हमारे। तो गैस देखिए हमारे पास वो जो हमारी इमेज थी वो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है हमारे पैराग्राफ के बैकग्राउंड पे, मतलब कि हमारी बैकग्राउंड इमेज लग चुकी है। बट अगर आप यहाँ एक चीज़ देखें तो यहाँ हमारे पास 2 इमेज नज़र आ रही है हमें। अगर अब आप चाहते हैं कि ये जो आपके पास पीछे इमेज रिपीट हो रही है, मतलब 2 दफ़ा नज़र आ रही है, ये सिर्फ 1 दफ़ा ही नज़र आए, तो उसके लिए कुछ आपने यूँ करना है, आपने अपने VS कोड में वापस आना है और यहाँ पे आपने नीचे आना है और यहाँ पे आपने करना है बैकग्राउंड रिपीट। ये जो आपको बैकग्राउंड रिपीट नज़र आ रहा है इस पे आपने कर देना है नो रिपीट, एंटर करेंगे। और अब आप वेब पेज पे जाके देखें, ये देखें आपके पास जो इमेज रिपीट हो रही थी वो अब रिपीट नहीं हो रही है, बल्कि एक ही इमेज आपको नज़र आ रही है। जिस साइज़ की थी वो उस साइज़ के मुताबिक आपको यहाँ पे नज़र आ रही है बैकग्राउंड पे। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपका सारा पैराग्राफ है, मतलब कि देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, आप चाहते हैं कि इस पूरे पैराग्राफ के पीछे आपको पिक्चर नज़र आए, ये जो एक साइड पे नज़र आ रही है, बल्कि ये साइड पे नज़र ना आए, बल्कि ये पूरे पैराग्राफ के पीछे नज़र आए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप करेंगे अपने VS कोड में जाएंगे और यहाँ आप करेंगे बैकग्राउंड साइज़। बैकग्राउंड साइज़ पे आपने एंटर करना है और आपने इधर कर देना है कवर, इसको आपने कवर कर देना है। और अब यहाँ देखें आपके पास पूरे पैराग्राफ पे वो तस्वीर नज़र आ रही है, जो कि पहले आपको सिर्फ एक पोर्शन में नज़र आ रही थी, अब आपको वो पूरे पैराग्राफ में नज़र आ रही है। बट आपने यहाँ एक चीज़ नोटिस करनी है कि आपके पास वो तस्वीर ना थोड़ी सी छोटी हो गई है, वो कंप्लीट तस्वीर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये पहले हमारे पास कंप्लीट शूज़ नज़र आ रहे थे, बट अब ये तस्वीर का कुछ हिस्सा हमें नज़र नहीं आ रहा। तो अगर आप चाहते हैं कि जो एज इट इज़ जो तस्वीर है आपके पास बिल्कुल भी कोई वो पिक्चर क्रॉप ना हो और एज इट इज़ तस्वीर नज़र आए और वो आपके पैराग्राफ के बैकग्राउंड पे भी नज़र आए और बिल्कुल ओरिजिनल साइज़ में नज़र आए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपने कुछ यूँ करना है, आपने अपने बैकग्राउंड की जो इमेज है उसे स्ट्रेच करना होगा। अब वो कैसे करेंगे, आपने वापस अपने VS कोड में आ जाना है और उसके लिए आपने यहाँ कर देना है जो आपका बैकग्राउंड साइज़ है, इसको आपने कवर की जगह कर देना है 100%, स्पेस देंगे, देन आप करेंगे 100%। अब जाके देखते हैं कि आखिर हमारे पास क्या चेंज आया है। तो वैसे देखिए हमारे पास जो हमारी इमेज थी एज इट इज़ वही इमेज है, सेम, इनके उसमें से कोई भी हिस्सा उसका कट नहीं हुआ, कोई चीज़ क्रॉप नहीं हुई, बल्कि सेम टू सेम नज़र आ रहा है हमें। और ना ही तो इसमें कोई रिपीट हुआ है, बल्कि जैसी हमारी पिक्चर थी हमारे बैकग्राउंड में नज़र आ रही है। अब अगर पैराग्राफ को आप छोटा करेंगे तो पिक्चर भी अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेगी। तो ये हमारे पास तरीका होता है बैकग्राउंड इमेज लगाने का। अगर मिसाल के तौर पे मैं जाता हूँ अपने VS कोड में और इसमें से चले मैं पैराग्राफ का कुछ हिस्सा मिटा देता हूँ, ये मैंने मिटा दिया, अब हो गया पैराग्राफ छोटा। तो अब देखें मेरा पैराग्राफ छोटा हुआ है तो तस्वीर भी अपने आप को उस हिसाब से यानी कि एडजस्ट कर रही है, ना तो कोई हिस्सा काट रही है अपना, बल्कि सारी तस्वीर भी हमें विजिबल है और हमारा पैराग्राफ भी छोटा हो रहा है, तो उस हिसाब से ये तस्वीर अपने आप को एडजस्ट कर रही है। तो गाइज़ ये था हमारे पास बैकग्राउंड इमेज के बारे में, और बहुत से स्टूडेंट्स इसके बारे में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आखिर हम इसको किस तरह एडजस्ट करें। वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, वहाँ पे जाके पिक्चर का साइज़ बड़ा छोटा करते हैं और डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं, बट उन्हें इस तरह की चीज़ें पता ही नहीं होती, बिकॉज उन्होंने जहाँ से ये लर्निंग की होती है वो लोग उन्हें ये इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें वो नहीं बताते हैं। और याद रखें कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं यही जाके कल को बड़ा मसला क्रिएट करती हैं। फिर आप इसके बारे में सर्च करते रहते हैं, बिकॉज
पहले आपने सुना नहीं होता इन चीज़ों के बारे में कि आप ये बैकग्राउंड स्ट्रेच किस तरह कर सकते हैं और कवर किस तरह कर सकते हैं इमेज को। तो इस हिसाब से ये चीज़ें फिर बाद में जाके मसला क्रिएट करती हैं और तंग करती हैं, बिकॉज कल को जब आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं तो आपको इन चीज़ों को पता नहीं होता है, तो कल को फिर आप तंग होंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ज़रूर बताई जाए, बिकॉज दूसरे प्लेटफॉर्म पे आई डोंट थिंक सो कि ऐसा बताया जाता है एक एक चीज़ें। आई नो कि आप बिल्कुल बिगनर्स हैं और आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता, यहाँ तक कि आपको वेबसाइट बनाने का ABC नहीं पता, इसलिए मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से लेके चल रहा हूँ। और जैसे ये आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आप एक अच्छे वेब डेवलपर होंगे और आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं थ्रू दिस स्किल्स। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। अब आपका टास्क ये है कि आपने इसी तरह अपनी प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट आपने बैकग्राउंड इमेजेस लगानी है, उन्हें सेट करना है, उनका साइज़ देखना है आपने, और उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की अच्छे से समझ आ चुकी होगी।